वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। फोर्थ लॉकडाउन भी एक्सटेंड हो गया है, स्कूल कॉलेज कोचिंग सब अभी भी बंद। इतने सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, बट एक भी ऐसा मैसेज नहीं आ रहा जिसमें बच्चे ये कहते हो कि भगवान स्कूल खोल दो, भगवान कोचिंग खोल दो। एक भी नहीं आ रहा। बाकी हर चीज के मैसेज आएंगे, एक भी बच्चा ये नहीं विश कर रहा है कि भगवान स्कूल खुल जाए। मौज काट ले बेटा, काट ले, देखते हैं कितने दिन मौज कटेगा तेरा। खैर, आई होप जोक्स अपार्ट, वेलकम। और नया टॉपिक शुरू करते हैं। आई होप इसके पहले के टॉपिक जो आपने रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने 2 वीडियो भेजा था, उसको कर लिया होगा। क्योंकि जिसने उसको अच्छे से समझा होगा उसको आज का टॉपिक ना 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। नहीं समझा होगा तो फिर से बताऊंगा, तो फिर थोड़ा सा उसको शुरू करना पड़ेगा। अदरवाइज बेस्ट ये है कि यूट्यूब पे जाइए, टाइप करिए यूट्यूब पर इलेक्ट्रिक रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बाय अमरेश सर, आपको मिलेगा। वो एक बार देख लीजिए। बड़ी वीडियोस हैं लेकिन न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे जिसमें किए हम लोगों ने। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था कंटिन्यूएशन, वो था बेटा पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर। पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पढ़ा था स्फीयर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, वैसे ही स्फीयर्स की वजह से पोटेंशियल भी निकालना है सिमिलर मैनर में। अब जिसने उस टॉपिक को पढ़ा तो उसके लिए बड़ा आसान हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसा ही सीरीज चार्ट वहां भी मैंने बनाया था। ठीक है, जैसे स्फीयर कितने तरीके के होते हैं भाई? 2 तरीके के स्फीयर होते हैं और हर एक तरीके का पढ़ना था आपको। स्फीयर कितने तरीके के होते हैं? 2, एक हॉलो एक सॉलिड होता है। अंदर से खोखला होगा या अंदर से सॉलिड होगा। हॉलो स्फीयर भी 2 तरीके का, एक हॉलो कंडक्टिंग एक हॉलो नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड स्फीयर भी 2 तरीके के, एक सॉलिड कंडक्टिंग और एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। फिर मैंने आपसे कहा था कि कंडक्टिंग हॉलो, हॉलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का बिहेवियर एक जैसा। और इसमें एक इंपॉर्टेंट आपको मैंने पॉइंट बताया था कि ऐसे स्फीयर्स को, चाहे वो हॉलो कंडक्टिंग हो, हॉलो नॉन कंडक्टिंग हो या सॉलिड कंडक्टिंग हो, ऐसे स्फीयर्स को अगर आप कोई चार्ज देंगे तो चार्ज विल रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर ना, क्योंकि कंडक्टिंग हो गए। अंदर दोगे तो खट से कहां चला जाएगा? सरफेस के ऊपर। यानी इसमें आपको मैंने कहा था ऑफ स्फीयर, ये सिखाया था कि अगर कोई हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है, हॉलो नॉन कंडक्टिंग या सॉलिड कंडक्टिंग है, तो अगर इस स्फीयर को कोई भी चार्ज दूंगा तो चार्ज कहां जाएगा? उसके सरफेस पर, सरफेस पर। ठीक। और अगर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड है और इसमें अगर आप चार्ज देते हो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पे, तो वो चार्जेस कहां रहेंगे? पूरे पूरे वॉल्यूम में। चार्जेस विल डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। याद आया? नहीं भी याद आया तो इतना याद रखो, कोई बड़ी बात नहीं। 2 तरीके के स्फीयर बेटा, एक हॉलो एक सॉलिड। हॉलो 2 तरीके के, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड स्फीयर 2 तरीके की, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग। हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग का बिहेवियर, प्रॉपर्टी बिल्कुल एक जैसा, डेरिवेशन एक जैसा, रिजल्ट भी एक जैसा। प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड में अगर चार्ज दोगे तो पूरे पूरे वॉल्यूम पे चला जाएगा। ठीक। अब देखो इसमें क्या है। पहली बात तो पोटेंशियल स्फीयर का डेरिवेशन बोर्ड में आज तक कभी पूछा नहीं गया है। कभी 1-2 नंबर का पूछ लिया गया, वो बहुत पहले। दूसरी चीज, पोटेंशियल स्फीयर का या कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल के फॉर्म में पूछा जाता है आपसे, तो रिजल्ट्स पर बात केवल होती है, डेरिवेशन नहीं पूछता बेटा। सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग तो कभी नहीं पूछा था डेरिवेशन, कभी आया नहीं बोर्ड वगैरह में, ये बोर्ड में है भी नहीं। ठीक है। एनसीईआरटी में केवल एक लाइन ये लिख दिया गया है, पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर एट एनी पॉइंट आउटसाइड इज k/r। तो इसलिए मैं डिराइव करा दे रहा हूं, इसको डिराइव कर लेते हैं। ठीक, क्योंकि इनका एक जैसा है। उसका केवल रिजल्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर इस पर हम एक सवाल लगाएंगे। ठीक, चले। तो पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर, पहला कैसा है? स्फीयर ड्यू टू हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग। ठीक, चलो तो पहले निकालते हैं बेटा पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। 3 पॉइंट्स पे निकालने हैं। एक बार निकालेंगे, जैसे मान लो ये आपका एक हॉलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है जिसके ऊपर Q अमाउंट के चार्जेस हैं और ये इसका सेंटर है O। एक हमको निकालना है इस स्फीयर के ऊपर जो चार्जेस हैं उसकी वजह से पोटेंशियल किसी पॉइंट P पर जो इस स्फीयर के बाहर है। फिर कहां निकालेंगे? सरफेस पर। फिर कहां निकालेंगे? सरफेस के अंदर, जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने किया था। ठीक, तो चलो पहले निकालते हैं एनी पॉइंट आउटसाइड ऑफ स्फीयर। मान लेते हैं भाई लेट एट पॉइंट P वी वांट टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। मतलब हमें निकालना है क्या? V एट P, ये निकालना है।
तो सबसे पहले सोचो कैसे निकालोगे। तो पहले तुझे बता दो, देखो जो फॉर्मूला हमने यूज किया था ना, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर, याद ना? ठीक, तो पहले तो हम निकाल लेते हैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी। देखो ये एक हॉलो स्फेरिकल शेल जैसी है, सेंटर से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो E एट P फॉर्मूला क्या होगा, क्या माना था याद करो। ये पूरा का शेल ऐसा लगता था कि पूरे पूरे चार्ज कहाँ बैठ गए हैं, सेंटर पर बैठ गए Q, तो उसकी वजह से कितना चार्ज होगा, मान लो इस पे टोटल चार्ज कितना है Q, तो पॉइंट B पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बेटा, K Q बाई R स्क्वायर कर देते, K Q बाई स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इक्वेशन नंबर 1, यानी इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता चल गई कितनी है, K Q बाई R स्क्वायर। अब आओ सोचो पोटेंशियल कैसे निकलेगा। अब पोटेंशियल निकालने के लिए हमने आपसे पहले भी कहा था बेटा फिजिक्स में पोटेंशियल जैसी कोई चीज डिफाइंड नहीं है। क्या डिफाइंड है, पोटेंशियल का डिफरेंस डिफाइंड है। तो हम क्या करते हैं, हम निकालेंगे डेल्टा वी। डेल्टा वी यानी क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकलता है ना, दो पॉइंट के बीच में। हम क्या करते हैं, हम मान लेंगे कि हमारा दूसरा पॉइंट कहां पर है, इंफिनिटी पर। हम इस पॉइंट से एक चार्ज लेके आएंगे यहां तक। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन है, डेल्टा वी बराबर वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी या फ्रॉम ए टू बी, यही कहते हैं ना। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड है, देखो क्या लिखते थे, डेल्टा वी बराबर वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी। तो डेल्टा वी क्या लिखते थे, ए से बी तक चार्ज को ले जाते थे तो आप लिखते थे वीबी माइनस वीए बराबर वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी, किसको, क्यू को। ये लिखते थे बेसिक पोटेंशियल डिफरेंस मैंने ये लिखे थे आपको, वीबी माइनस वी बराबर वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, किसको, क्यू को। तो वही बेटा यहां भी करना है, क्योंकि देखो इस फॉर्मूले में हमें क्या निकालना था, एक पॉइंट का पोटेंशियल वीबी है, एक पॉइंट का पोटेंशियल है, अगर इन जीरो में से कोई एक पॉइंट में हाँ मान लो इंफिनिटी पर, तो इंफिनिटी पर पोटेंशियल हमने कितना एज्यूम कर रखा था, जीरो। इंफिनिटी का पोटेंशियल कितना एज्यूम कर रखा था, जीरो। तो मान लो मैंने ए को कहा, ये कहाँ है मेरा, इंफिनिटी पर, तो ये पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। तो बचेगा क्या, किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाएगा ना, ऐसे निकालते थे। तो वैसे यहां भी करने जा रहे हैं, हम दो पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट हमारा पी है जिस पर हमें पोटेंशियल निकालना, एक पॉइंट मानेंगे कहां, इंफिनिटी पर। हम इंफिनिटी से एक टेस्ट चार्ज क्यू लेके आएंगे, कहां तक, ये इस पॉइंट पी तक, ठीक। टेस्ट चार्ज क्यू लेके आएंगे यहां से यहां तक, तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा, जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही क्या बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। चलो आगे, तो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है भाई, वही जो लिखा था, माइनस ई डॉट डी आर, ये होता है डेल्टा वी का फॉर्मूला। अच्छा डेल्टा वी का मतलब क्या होता है, ये होता है भाई डेल्टा वी का मतलब वीबी माइनस वी वाले फॉर्मूले। तो जरा सोचो हमारा क्या हो जाएगा, हमने कहा हम टेस्ट चार्ज को बेटा क्यू को इंफिनिटी से यहां तक ला रहे हैं, तो फाइनली कहां तक आना है, पी पर। इनिशियली कहां से, इंफिनिटी से, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। ये तो वीबी माइनस वी इंफिनिटी इज इक्वल्स टू माइनस वेक्टर ई डॉट डी आर। अब v एट इंफिनिटी क्या होता है, जीरो होता है, ये हमने मान रखा था। सिंस v एट इंफिनिटी कैन बी कंसीडर्ड एज जीरो, तो फॉर्मूला क्या बन गया, v एट p इज इक्वल्स टू माइनस वेक्टर e डॉट डी आर। ये तो निकालना था पोटेंशियल एट p, ये निकालना था, फॉर्मूला बन गया। अब आओ इसी को सॉल्व कर लेते हैं, पता चल जाएगी आपको। अब सॉल्व कैसे करोगे भाई इसको, देखो अब अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो पहले जान लो क्या है, ये क्या है, e उस पॉइंट p पर इलेक्ट्रिक फील्ड, dr क्या है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, छोटा सा आप डिस्प्लेस कर रहे हैं। और इसको सॉल्व करें जरा, इसको लिख सकते हो डेल्टा v, यानी क्या सीधे लिखे vp, ये तो सॉल्व ही कर लिया, डेल्टा v, vp इज माइनस e डॉट dr को ओपन करो तो e dr cos आएगा, e dr। अब व्हाट अबाउट cos, एंगल कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में, ये सोचना बहुत जरूरी है, यही कभी कभी गलती कर देते हैं आप। अब आपको क्या लग रहा है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, इस प्लस चार्ज की वजह से कुछ ऐसी, और हमने कहा था आपसे कि आप यहां से यहां तक चार्ज को लाएंगे तभी तो वीपी माइनस इंफिनिटी किया था भाई। वीपी माइनस इंफिनिटी तो चार्ज कहां से ला रहे हो, इंफिनिटी से कहां पर, पी पर, यानी तुम डिस्प्लेसमेंट किधर कर रहे हो, चार्ज का इस तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है इधर, तो एंगल कितना बनता हुआ दिख रहा है आपको, cos 180, जबकि cos 180 है नहीं, cos 180 है नहीं। देखो ये जो ई डॉट डी आर है ये एक तरीके का वर्क डन, तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा, वर्क डन ना। अब जरा सोचो, मैंने आपसे कहा था पोटेंशियल डिफरेंस में जो वर्क डन हम निकालते हैं वो किस फोर्स की वजह से निकालते थे, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। मतलब कि अगर यहां से इस क्यू चार्ज को तुम ला रहे हो, अगर यहां से इस क्यू चार्ज को ला रहे हो, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस क्यू की वजह से, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अट्रैक्ट करेगी कि रिपेल करेगी, मतलब किधर फोर्स लगाएगी,
ये भी प्लस है, ये भी प्लस, मतलब कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव। मतलब कि ये जो फोर्स है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में फोर्स भी लगनी चाहिए। मतलब इसके ऊपर इसकी वजह से फोर्स कैसा लग रहा है बेटा, इस तरफ, तो रिपेल कर देगा। हम जाने ही नहीं देंगे ना, हमें यहां से उठा के यहां तक लाना है, मींस वी हैव टू डू सम अमाउंट ऑफ वर्क। तो हम किस तरफ फोर्स लगाएंगे, हम इस चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। यानी कि हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जो मैं फोर्स अप्लाई करूंगा वो किधर, इस तरफ, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, इस तरफ। तो एंगल कितना बनेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, 0 डिग्री बनेगा, 180 नहीं होगा वहां पर। फिर समझ लो, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं, या पोटेंशियल निकाल, तो पोटेंशियल तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है ना। अब ये प्लस क्यू की वजह से फोर्स इस क्यू पर किधर लगेगा, रिपल्सिव, हम इसको इधर लेके आएंगे, तो हम किधर फोर्स लगा रहे हैं, इस तरफ, तो इस फोर्स की वजह से वर्क डन निकालना पड़ेगा, तब पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा। तो ई डी डी आर के बीच में एंगल कितना बनेगा, cos 0, क्योंकि फोर्स भी इधर लग रहा है एक्सटर्नल एजेंट की वजह से, डिस्प्लेसमेंट भी इधर लग रहा है, cos बना 0, cos 0 1 होता है, आपको सबको पता है। ठीक, और इंटीग्रेट करें इसको, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको पता है बेटा, Vp इज इक्वल्स टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको पता है ना, P पर कितनी भी निकाली आपने, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर कॉस 0 हो गया बना। उसके बाद सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें देखो के क्यू कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो उसको, यानी कि Vp इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू, बाहर आ गया, क्या बचा, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर डी स्क्वायर, आर स्क्वायर को ऊपर भेज दो, माइनस 2 डी आर। अब आर टू दी पावर माइनस 2 डी आर, इसकी लिमिट और सोचे कैसे रखेंगे भाई। लिमिट का मतलब क्या, देखो ऐसे छोटे छोटे कई सारे डिस्प्लेसमेंट करने, देखो ये डी आर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, फिर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, फिर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, फिर इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करते 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 कहां तक लाना है, पी तक। ठीक, तो जरा सोचो, सेंटर से इस इंफिनिटी पॉइंट की, जहां पर मैं पहला डी आर डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं एक्सटर्नल फोर्स लगा के, ये इस पॉइंट इंफिनिटी की इस सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस, कोई आइडिया, कहां पे रखा है वाला पॉइंट, इनफाइनाइट पे ना, तो ये डिस्टेंस सेंटर से कितनी होगी, इनफिनिटी। फिर एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट और, फिर एक छोटा डिस्प्लेसमेंट और, फिर ऐसे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट कहां तक लाना है, जब तक कि सेंटर से कितनी दूरी पर ना पहुंच जाए, पी पर, और सेंटर से पी की डिस्टेंस कितनी है, आर। मतलब ऐसे छोटे छोटे आर डी आर्स को इंटीग्रेट करोगे आप कहां से, इन्फिनिटी से पहला डी आर कट किया, मतलब इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट, फिर ये डिस्प्लेसमेंट, फिर ये डिस्प्लेसमेंट, ऐसे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट इन्फिनिटी से लेकर कब तक करना पड़ेगा, जब तक पॉइंट पी तक नहीं पहुंच जाते, तभी तो पॉइंट पी पर लाने पे पोटेंशियल पता चलेगा, यानी कहां तक, इन्फिनिटी से आर तक। दिस विल बी द वैल्यू। ठीक, और इंटीग्रेट करें, इंप्लाइज दैट v एट p इज इक्वल, देखो माइनस के क्यू ऐसे रह गया ये बाहर, r की पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर माइनस n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है, यानी r की पावर माइनस 2 प्लस 1, r टू दी पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, कहां से कहां तक बेटा, इन्फिनिटी से r। सॉल्व करोगे इसको, माइनस 2 प्लस 1 क्या, माइनस 1 आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी के क्यू, देखो आर पावर माइनस 2 प्लस 1 था, ये माइनस 2 प्लस 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ बचा आर पावर माइनस 1, नीचे आ जाएगा, यानी क्या, 1 अपॉन आर, ये ऐसा हो गया इन्फिनिटी से आर तक। अब क्या करते, लिमिट पुट कर देते, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इंप्लाइज दैट v एट p इज इक्वल्स टू व्हाट, अपर लिमिट रखोगे तो 1 अपॉन आर, लोअर लिमिट रखोगे तो माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, वह लिख दें, के क्यू, अपर लिमिट रखो आर की जगह आर, तो 1 अपॉन आर, माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, क्या बचा आपके पास, पोटेंशियल एट p इज व्हाट, के क्यू बाई आर। मतलब कि k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट, r कैसा है, वेरिएबल है, r कैसा है, वेरिएबल है, यानी कि जैसे जैसे इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट की आप डिस्टेंस बढ़ाते चले जाओगे सेंटर से, वैसे वैसे इस स्फीयर की वजह से उस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, कम होता चला जाएगा। स्फीयर के नजदीक पोटेंशियल ज्यादा, स्फीयर से दूर पोटेंशियल कम। और ये ऐसा दिख के नहीं लग रहा है कि सारा का सारा, ये देखो पॉइंट चार्ज की वजह से तो फॉर्मूला निकला, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या था, के क्यू बाई आर। मतलब कि दस it looks like all the charges are placed at center of sphere। ऐसा नहीं लग रहा कि सारे के सारे चार्जेस कहां पे बैठ गए, ये पूरा पूरा क्यू चार्ज कहां बैठ गया, यहां पे बैठ गया, तभी तो ये क्यू की वजह से आर डिस्टेंस फॉर्मूला उसके जैसा है। मतलब कि अगर कोई स्फेयर है
और उस स्फेयर की रेडियस के रिस्पेक्ट में, इस रेडियस के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वेशन पॉइंट बहुत दूर है, तो ऐसा लगता है कि पूरे पूरे चार्जेस को कहाँ कंसंट्रेटेड मान सकते हैं आप, उसके सेंटर पर। तो v इज प्रोपोर्शनल टू 1/r या v इज इक्वल्स टू kq/r। ग्राफ बनाना चाहो तो ग्राफ भी बना सकते हो, तो देख लो इधर v है इधर r है, तो v और r में कैसा रिलेशन, इनवर्स, यानी v इज प्रोपोर्शनल टू 1/r और v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक। कहां पर, एट एनी पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर। अगर मैं कह दूं एट एनी पॉइंट इनसाइड ऑफ ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, तो क्या कहानी कुछ बदले क्या, देखो इतना कर लो, देन द सरफेस ऑफ स्फीयर। अच्छा, स्फीयर के किसी पॉइंट, मान लो यहां मैंने कह दिया मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है, ये सब हटा दो, ये सब हटा दो, ये सब कुछ नहीं। इस पॉइंट पे कितना होगा, तो भाई आपने अभी निकाला था पोटेंशियल एट P। अब तुम्हारा यहां क्या अभी तक इधर था, क्या था वो kq/r, ठीक। तो जब बताओ ये यहां पहुंच जाओगे तो क्या k बदला, k तो अभी भी हुई, क्या स्फीयर पर चार्जेस बदले, वो भी में क्या बदल रहा है, पहले डिस्टेंस इतनी थी अब डिस्टेंस इतनी, तो ये डिस्टेंस सेंटर से कितनी है आपकी, रेडियस ऑफ द स्फीयर के बराबर ही तो है। तो आंसर क्या हो जाएगा, v एट सरफेस ऑफ स्फीयर इज kq/R। रेडियस ऑफ द स्फीयर के बराबर डिस्टेंस ले लिया आपने, kq/r, ये दूसरा पॉइंट हो गया। देन आसान है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आसानी निकाल दिया था। अब और निकालते हैं अंदर के लिए, वो थोड़ा सा टेक्निकल है। चलो निकालें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड ऑफ स्फीयर, यानी कि सपोज दैट आपके पास एक ऐसा स्फीयर है, ठीक, और इस स्फीयर का सेंटर है बेटा O, और इससे r डिस्टेंस पर, यानी किसी पॉइंट P पर, यहां पर पोटेंशियल निकालना है इनसाइड ऑफ स्फीयर, ठीक। और वही सॉलिड कंडक्टिंग है, तो चार्जेस सारे के सारे कहाँ है, उसके स्फीयर पर, सरफेस पर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें आप करेंगे वही कॉन्सेप्ट जैसे उसमें निकाला था, यानी इस पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालना है, यानी v एट P निकालना है, तो हम क्या करेंगे, वर्क डन करेंगे एक चार्ज Q को इन्फिनिटी से P पर लाने के लिए। ये तो होगा v एट P, कैसे निकलेगा, Vp माइनस v इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो Vp इज इक्वल्स टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P डिवाइड बाय Q, करोगे। अच्छा, इसी को तो पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में अगर देखा जाए तो इसी को तो निकाला था, माइनस वेक्टर E डॉट dr, ये निकला था ना। तो दो डेफिनेशन हो गई, इसको चाहो तो पूरा लिखो, Vp माइनस इन्फिनिटी v इन्फिनिटी 0, ये Vp इज इक्वल्स दिस वन। अब इन्फिनिटी से P तक लाना है बेटा, यानी कि इन्फिनिटी मान लो ये कोई पॉइंट है, इस इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज Q लाइए आप, यहां से ये ऐसा, यानी यहां से एक टेस्ट चार्ज Q को ले आना है कहां पर, पॉइंट P पर। जितना वर्क डन करोगे वो किसके बराबर आएगा, माइनस ऑफ E डॉट dr, E डॉट dr सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन देखो ये डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं होगा, इसको हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। उसकी सिंपल सी वजह, यहां से एक बार इस टेस्ट चार्ज को लाओगे कहां पर, सरफेस ऑफ द स्फीयर पर, तब निकालेंगे पोटेंशियल कितना होगा, वर्क डन कितना होगा। फिर सरफेस ऑफ द स्फीयर से इस पॉइंट P तक लाने के लिए वर्क डन निकालना पड़ेगा, दो अलग अलग वर्क डन करने पड़ेंगे, क्योंकि वर्क डन जो आपने लिखा था वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जो F डॉट dr जो करते थे उसमें वो dr जो है ना वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, यहाँ पर ऐसा नहीं है। एक बहुत ज्यादा अंदर नहीं ले जाऊंगा ना, कंफ्यूज होंगे आप, बस इतना जान लीजिए आप कि यहां से यहां तक आने के बाद, यानी सरफेस ऑफ द स्फीयर से जैसे ही अंदर आ पाएंगे, फंक्शन बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है, बहुत तेज चेंज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में दिक्कत नहीं आ रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो डायरेक्ट यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर ले रहे थे आप अंदर निकालने के लिए। क्यों, क्योंकि वहां अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, कंसेंट्रिक स्फीयर के अंदर जो हॉलो स्फेरिकल शेल होती थी उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती थी, शून्य आती थी, जीरो आती थी, कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, इस स्फीयर के अंदर पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, ठीक है। हाँ ये है कि इस सरफेस पर अंदर जैसे ही आओगे, इस रेडियस ऑफ द स्फीयर के अंदर जैसे आओगे, वैल्यू बहुत तेजी से चेंज हो जाती है, और जब ऐसा होता है तो आप डायरेक्ट यहां से यहां तक इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। यानी हमें बेटा ये जो इक्वेशन है इसको दो बार सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार हम सॉल्व करेंगे यहां से यहां तक के लिए, फिर हम सॉल्व करेंगे यहां से इस पॉइंट तक के लिए, दो बार अलग करना पड़ेगा। इसे कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है।
चलो कैसे करेंगे, इंप्लाइज दैट वीपी इज इक्वल्स टू, इसी इक्वेशन को उठाया जाए, एक बार हम इसको सॉल्व करेंगे, माइनस वेक्टर ई डॉट डी आर कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से आर तक लानी है, यहां से यहां तक, पहला डी आर यहां कट करोगे, अब इस डी आर लेंथ एलिमेंट की डिस्टेंस सेंटर से कितनी होगी, इनफाइनाइट ना, और इन्फिनिटी से कट करते 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 यहां तक आओगे रेडियस ऑफ द स्फीयर तक, तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, इस पॉइंट की रेडियस ऑफ द स्फीयर तक, यानी माइनस इन्फिनिटी टू आर तक। फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, यानी माइनस ई डॉट डी आर, तो क्या आ जाएगा, माइनस ही आएगा, ई डॉट डी आर कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, जस्ट सरफेस ऑफ द स्फीयर के अंदर से, यानी रेडियस ऑफ द स्फीयर से लेकर कहां तक, जब तक की डिस्टेंस स्मॉल आर नहीं हो जाती वहां तक करना है। ठीक, तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट हो गया, यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, y एज द फंक्शन चेंजेस वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से चेंज हो जाता है, इसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से आर तक नहीं कर सकते, हाँ तब कर सकते थे जब ये बिल्कुल यूनिफॉर्म होता, बिल्कुल एक जैसा, यहां से यहां ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू अगर घट रही होती तो घटने का ऑर्डर बिल्कुल यूनिफॉर्म होता, अगर पोटेंशियल बढ़ रहा होता तो बढ़ने का यूनिफॉर्म होता, तो कर सकते थे, लेकिन यहां से यहां तक वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी कुछ और होगा, और यहां से यहां तक वैल्यू कुछ और हो जाती है, वैल्यू चेंज जाती है, इसलिए क्या करना पड़ा आपको, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब ये कैसे सॉल्व करोगे, देखो अब इस पॉइंट पर तुमको क्या पता होना चाहिए, इसको सॉल्व करोगे, ये वाला पैकेट तो जीरो हो जाने वाला है, क्यों, क्योंकि देखो आर से आर तक, यहां से रेडियस ऑफ द स्फीयर से इस आर डिस्टेंस के अंदर आओगे तो ई डॉट डी आर करोगे, जैसे बेटा रेडियस ऑफ द स्फीयर अंदर आ गए तो इस शेल के तो अंदर आ गए तुम, और शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो, यानी कि माइनस ई डॉट डी आर जो आ रहा है, कैपिटल आर से रेडियस अंदर आ गए, इसके अंदर के लिए ये जो पोर्शन आ रहा है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो, एज ई इनसाइड ऑफ स्फीयर इज व्हाट, जीरो होता है, तो बात ही खत्म, बचा क्या, केवल ये इतना पोर्शन बचा, इसी को सॉल्व कर लेते हो, implies that Vp potential at P is equals to minus infinity to capital R E dot dr, इसको सॉल्व करोगे तो ये बचेगा, कॉस वगैरह हट जाएगा, कॉस जीरो आएगा, ई डी आर, यानी कि यहां से कैपिटल आर इस डिस्टेंस, इस पूरे रास्ते के बीच में कितना आपको ई डी आर आएगा, ये सॉल्व कर लो, तो क्या करो, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मान लो ये इतना लिया बेटा, कितना, डी आर डैश, और मान लो इस छोटे से डी आर डैश की डिस्टेंस सेंटर ऑफ द स्फीयर से कितनी है, आर डैश, तो ऐसे देखो बहुत सारे छोटे छोटे डी आर डैश डी आर डैश डी आर डैश कट करते करते यहां तक लाना पड़ेगा आपको, तभी तो निकलेगा कितना आ रहा है। ठीक, तो इस छोटे से जो ई डॉट डी आर लिखा है ना, एग्जैक्टली देखो क्या है, ई डॉट डी आर लिखा है, डी आर में कंफ्यूजन हो रही थी कि सर ये डिस्टेंस आर है तो ये डिस्टेंस कैसे आर ले रहे हो, तो हम अलग ले रहे हैं, क्योंकि यहां से यहां तक का हमें ई डी आर जैसी चीज को सॉल्व करना है। ठीक, तो छोटा सा मान लो डी आर डैश है, अच्छा इस सेंटर ऑफ द स्फीयर से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ई एट आर डैश डिस्टेंस, आर डैश कितना होगा, के क्यू बाई आर डैश का स्क्वायर, तो जरा वैल्यू को रखो यहाँ पर, इंप्लाइज दैट वी एट पी इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू आर, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बेटा, के क्यू बाई आर डैश स्क्वायर, और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कितना, डी आर, देखो पहला डी आर डैश यहाँ कट करोगे तो यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, इन्फिनिटी, और लास्ट डी आर डैश डिस्टेंस कट करते 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 कहां होगी, यहां तक, तो उसकी डिस्टेंस कितनी जाएगी, सेंटर से आर, वही इन्फिनिटी से आर तक आपको इंटीग्रेट करना, अभी आपको पता है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, देखो नीचे कर दें, v एट p इज इक्वल्स टू माइनस, देखो के क्यू कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, और 1 अपॉन आर डैश स्क्वायर ऊपर जाएगा, आर के माइनस आर डैश को माइनस 2, इंटीग्रेट करो क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन आर डैश ना, तो माइनस 1 अपॉन आर डैश कहां से कहां तक, इंफिनिटी टू आर, वैल्यूज पुट कर दो, v एट p इज इक्वल्स टू के क्यू, एक बार आर डैश, सॉरी आर डैश यहाँ अपर लिमिट रखोगे तो 1 अपॉन आर, माइनस आर डैश यहाँ लोअर लिमिट रखोगे तो इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी हो गया 0, यानी कि v एट p फिर देखो क्या आ गया, के क्यू बाई आर, क्या है, v एट p के क्यू बाई आर आ रहा, p कहाँ पे अंदर बैठा हुआ है, क्या यही आपका v एट सरफेस नहीं आया था, मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी कहानी यहाँ नहीं हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड में बाहर के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, सरफेस पर के क्यू बाई कैपिटल आर, और अंदर कितना हो रहा है, 0, यहां ऐसा नहीं हुआ,
के क्यू बाई आर स्मॉल आर, के क्यू बाई स्मॉल आर, के क्यू बाई स्मॉल आर। सरफेस पे कितना है, के क्यू बाई कैपिटल आर। अंदर भी किसी पॉइंट पे आ रहे हो, वी एट पी, और ये पी कहाँ है, इनसाइड है, मतलब अंदर भी क्या आ रहा है, के क्यू बाई कैपिटल आर ही आ रहा है। मतलब कि सरफेस पर जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल इस स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, वहां पे भी पोटेंशियल क्या होगा बेटा, सेम होगा। मतलब क्या हुआ, अगर कंक्लूड करना चाहो, इधर हो गया, देखो कंक्लूजन अगर निकालना चाहें तो हमारा कंक्लूजन यही तो निकला, दैट वी आउटसाइड कितना आया था आपका, के क्यू बाई कैपिटल आर। वी सरफेस कितना आया था, के क्यू बाई कैपिटल आर, और यही क्या रहा है, वी इनसाइड। मतलब कि सरफेस के बाद पोटेंशियल में किसी तरीके का चेंज नहीं हो रहा है, जो यहां पर है वही यहां पर, वही यहां पर, वही यहां, वही यहां, वही यहां, हर जगह। यानी कोई भी स्फेरिकल शेल अगर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी स्फेरिकल शेल अगर लेते हैं तो उस स्फेरिकल शेल के अंदर जितना पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर होगा, सरफेस के ऊपर जितना पोटेंशियल होता है उसके बराबर होगा। बाहर जाओगे तो वैल्यू क्या होगी, घटने लगेगी। देखो बाहर जाओगे 20 प्रोपोर्शनल टू 1/r, सरफेस पर इतना, ठीक। बाहर जैसे जैसे आप पॉइंट बढ़ाते चले जाएंगे आर की वैल्यू, वैसे वैसे पोटेंशियल घटेगा। नजदीक आओगे तो बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, सरफेस ऑफ द रेडियस पर मैक्सिमम होगा, और फिर अंदर भी आओगे तो भी उतना ही बना रहेगा। और उसका ग्राफ बनाए देखो, ज्यादा से बन जाएगा। ऑक्सिलरी स्फीयर आपने इसे मान लिया काल्पनिक आपका, ठीक है। ये इसकी क्या है बेटा, रेडियस ऑफ द स्फीयर, ये ओरिजिन, ठीक। अब अगर स्फीयर के बाहर कहीं जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा। अच्छा अंदर ये मान लो मैंने लिया क्या, स्मॉल डिस्टेंस आर, और इस पर ले रहा हूं क्या, पोटेंशियल। तो मैंने आपसे कहा था अंदर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। कब तक, रेडियस ऑफ द स्फीयर तक। मतलब यहां से लेकर यहां तक पूरा, देखो पोटेंशियल रेडियस ऑफ द स्फीयर के बराबर जब तक डिस्टेंस है तब तक तो पोटेंशियल हर जगह क्या होगा, सेम होगा ना। इस डिस्टेंस पे मान लो पोटेंशियल को ऐसा बनेगा, ये इस डिस्टेंस पे भी पोटेंशियल, ये यहाँ पर भी पोटेंशियल इतना, यहाँ पर भी पोटेंशियल इतना, यहाँ पर भी पोटेंशियल इतना। ये पूरा पोटेंशियल कैसा है, कांस्टेंट है। ये क्या है, v कांस्टेंट। कब तक, जब तक कि आप रेडियस ऑफ द स्फीयर से बराबर रहेंगे, यानी यहां तक। और उसके बाद फिर घट जाएगा, मतलब उसके बाद क्या होगा, ये घट जाएगा। ऐसे ही इधर भी तो होगा, देखो इधर ये पॉइंट मान लो इसका, तो ये भी तो रेडियस ऑफ द स्फीयर ही तो है, ये भी r है, ये भी r है, तो रेडियस ऑफ द स्फीयर तक कांस्टेंट, यहाँ हर जगह v v v v v रहेगा, और उसके बाद वैल्यू घट जाएगी। ये आ गया आपका पोटेंशियल, और उसके लिए इधर v है, इधर r है, आपने लिया है, इधर भी क्या लिया है, स्मॉल r। तो रेडियस ऑफ द स्फीयर तक बिल्कुल पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, और उसके बाद इनवर्सली घट जाएगा। रेडियस ऑफ द स्फीयर तक पोटेंशियल कांस्टेंट, और उसके बाद पोटेंशियल घट जाएगा, ठीक। सो इट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर। याद करने वाली बात क्या है, बाहर के क्यू बाई आर, आर क्या है याद रखना, आर है बेटा सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस। चार्जेस भले स्फीयर के सरफेस पे, बट डिस्टेंस कहां मेजर करोगे, सेंटर से थी आर डिस्टेंस। याद रखना, अभी सवाल कराऊंगा तो बात बहुत फोकस करना है। सरफेस पर कितनी होगी, के क्यू अपॉन रेडियस ऑफ द स्फीयर के बराबर। अंदर कितनी होगी, के क्यू बाई आर, यानी कि रेडियस ऑफ द स्फीयर के बराबर, ठीक। तो सरफेस पर और इनसाइड बिल्कुल सेम रहेगा, बाहर क्या रहेगा, इस तरह रहेगा। अच्छा बी आउटसाइड, अब इसके डेरिवेशन पर नहीं जाना है, ठीक। इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे, क्योंकि डेरिवेशन में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वैल्यू बिल्कुल सेम ही निकलती ना। देखो v आउटसाइड बिल्कुल वैसा ही डेरिवेशन होगा, बिल्कुल वैसी ही वैल्यू निकलेगी जैसा कि v आउटसाइड निकला था हॉलो कंडक्टिंग या सॉलिड कंडक्टिंग के लिए, यानी क्या, के क्यू बाई आर, सेम ऐसा, बिल्कुल कोई चेंज नहीं। v सरफेस, पोटेंशियल एट सरफेस भी बिल्कुल वैसा ही जैसा कि पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग और हॉलो नॉन कंडक्टिंग के लिए आया था, यानी क्या, के क्यू बाई कैपिटल आर, ठीक। जो v इनसाइड आता है वो थोड़ा सा चेंज आता है, तो उसका फॉर्मूला याद रख लो, बस सिर्फ फॉर्मूला, के क्यू बाई कैपिटल आर विद इन ब्रैकेट्स 3/2 माइनस आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल
आर स्क्वायर। ठीक, ये इनसाइड का, तो इनसाइड का कहानी थोड़ी बदल जाती है, वहां तो इनसाइड आई थी क्या के क्यू बाई कैपिटल आर जो सरफेस थी, यहाँ बदल जाती है क्या, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इनसाइड आती है के क्यू बाई कैपिटल आर विद इन ब्रैकेट 3/2 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और आर क्या है, वही सॉलिड स्फीयर में सेंटर से आर डिस्टेंस पर जहां पर निकालना रहता। अब अगर कभी कभी इसमें एक केस पूछ जाता है वी एट सेंटर, अगर पूछ लिया तो कुछ करना थोड़ी, सेंटर का मतलब आर की डिस्टेंस मतलब कितनी होगी, शून्य होगी ना, जीरो, जरा इसी को जीरो कर दो, तो वी एट सेंटर कितना हो जाएगा, के क्यू बाई कैपिटल आर 3/2 माइनस ये क्या हो गया, जीरो, बात ही खत्म, -0। तो इसको देखो क्या लिख सकते हो, वी एट सेंटर, देखो एक बहुत बढ़िया सा टर्म निकल के आएगा, 3/2, ये क्या है, सरफेस पे जो पोटेंशियल उसी की वैल्यू है, यानी वी एट सरफेस। तो ये भी याद कर सकते हो, कभी कभी हो सकता है किसी कंपटीशन वगैरह में क्वेश्चन बन सकता है इससे, यानी वी एट सेंटर, सेंटर पर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर पर वैल्यू कितनी होगी पोटेंशियल बेटा, 3/2 मल्टीप्लाइड बाय वी एट सरफेस, सरफेस पर जितना है यानी के क्यू बाई आर का 3/2 होगा। ठीक, इतनी बातें याद कर ली। फिर इस पे एक क्वेश्चन करा देते हैं आपको, कैसे सवाल बन क्या है, आपको 3 कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स दी गई, हॉलो स्फीयर दिए गए। ठीक, एक है ये छोटी वाली, एक उससे बड़ी, एक उससे बड़ी, रेडियस दी गई है बेटा, छोटी वाली रेडियस, जो छोटा वाला हॉलो स्फीयर उसकी रेडियस r है, दूसरा वाला हॉलो स्फीयर उसकी रेडियस 2r है, और तीसरा वाला जो है उसकी रेडियस 3r है। ठीक है, पहले वाले स्फीयर पे चार्ज प्लस क्यू है, दूसरे वाले पर माइनस क्यू है, तीसरे वाले पर प्लस क्यू। ठीक, क्वेश्चन है इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, और ये ए पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है सेंटर से, आर ए डिस्टेंस पर है। समझ में आ गया, 3 कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स या हॉलो स्फीयर हैविंग रेडियस r, 2r and 3r having charge plus q minus q plus q respectively, then what will be the value of electric field and potential at point A which is at a distance ra from the center of the sphere। तो आप पहले E निकालें, E at A। अब देखो E at A का मतलब देखो इस शेल के लिए ये A आउटसाइड ऑफ द शेल है, इस शेल के लिए A पॉइंट क्या है, इस शेल के बाहर का। अब किसी हॉलो स्फेरिकल शेल के बाहर कोई r डिस्टेंस पर अगर पॉइंट P है और इस सेल के ऊपर चार्ज कितना हो Q, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, के क्यू बाई आर स्क्वायर यूज करते थे। तो इस शेल के लिए ये पॉइंट है बाहर वाला हुआ कि नहीं, तो इस बाहर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, सॉरी आर ए का स्क्वायर ना, पहले वाले शेल की वजह से। अच्छा, दूसरा वाला जो शेल है, इस दूसरे शेल के लिए भी तो आउटसाइड ही है, देखो इस दूसरे वाले शेल जिसकी रेडियस 2r है उसके लिए भी आउटसाइड है, लेकिन इस पे चार्ज कितना है, -q। तो अगर +q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, तो -q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगी, तो वो कितनी होगी, -kq बाई अगेन क्या आ गया बेटा, आर ए स्क्वायर, क्योंकि दूसरे वाले के लिए भी तो सेंटर डिस्टेंस आर ए ही रहेगी ना, आर ए स्क्वायर, प्लस तीसरा वाला की वजह से बताओ। अच्छा, थर्ड सेल जरा ध्यान देखो, थर्ड सेल के लिए तो ये पॉइंट ए कैसा है, ये पॉइंट ए यहाँ है और तीसरी शेल ऐसी है, तो थर्ड हॉलो स्फेरिकल शेल के लिए पॉइंट ए कैसा है, इनसाइड ऑफ द सेल है। अगर इनसाइड ऑफ द सेल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सेल कितनी होती है, 0 होती है, तो प्लस के क्यू बाई आर स्क्वायर कट गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी इसमें, 0 आएगी। तीसरे हॉलो स्फेरिकल शेल के लिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, पहले वाले के लिए बाहर का फॉर्मूला लगा दिया, दूसरे वाले के लिए बाहर का फॉर्मूला लगा दिया, दोनों की वैल्यू प्लस माइनस होकर 0 होगी। आई बात पोटेंशियल की करें, वी एट ए। अब बात फिर गई भाई, याद रखना अंदर बाहर हॉलो कैसा कैसा, ठीक है। अच्छा, पहले वाले शेल के लिए जिसकी रेडियस r है उसके लिए पॉइंट आउटसाइड है, तो आउटसाइड कितना होगा, के क्यू बाई आर, आर का मतलब क्या, आर ए, ठीक, प्लस दूसरे वाले की वजह से, दूसरे वाले शेल के लिए भी पॉइंट क्या है, आउटसाइड ऑफ द शेल है। अगर आउटसाइड ऑफ द शेल है तो फॉर्मूला क्या होगा भाई, के क्यू बाई आर। आर क्या होता है, सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस, तो इस पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से कितनी आ रही है, लेकिन चार्ज कैसा बेटा दूसरे वाले पे, -q, तो ये क्या हो जाएगा, -kq बाई आर ए, प्लस तीसरे वाले के लिए, तो अब तीसरे वाले हॉलो स्फेरिकल शेल के लिए तो ये पॉइंट ए कैसा है, इनसाइड ऑफ द शेल है, सेल के अंदर बैठा हुआ है, तो इनसाइड ऑफ द सेल अगर है तो इनसाइड ऑफ द सेल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर शेल ना।
तो K चार्ज पॉजिटिव है और इस शेल की रेडियस कितनी दी गई मेरे लाल, 3r, यानी डिवाइडेड बाय 3r, ये दोनों कट गए तो V at A कितना बचा, KQ by 3r, दिस विल बी द आंसर। आसान सवाल है, कंपटीशन का सवाल, बताइए कुछ नहीं है सवाल में, सिर्फ आपको इतना दिमाग में बिठा के रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ द शेल 0, सरफेस पर KQ by कैपिटल R और बाहर KQ by स्मॉल r, पोटेंशियल इनसाइड ऑफ द शेल, अगर शेल के अंदर है तो KQ by कैपिटल R, रेडियस ऑफ द शेल के बराबर, सरफेस पर KQ by कैपिटल R और बाहर KQ by स्मॉल r, हॉलो स्फेरिकल शेल के केस में। ठीक, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, उसको अपने आप से कोशिश करो। दिस इज द क्वेश्चन, अगेन 3 concentric spherical shells having radius r1, r2 and r3, 3 concentric spherical shells हैं जिनकी रेडियस आपको r1, r2, r3 दी गई है। छोटे वाली की रेडियस r1, बड़े वाले दूसरे वाले शेल की रेडियस r2, तीसरे वाले जो सबसे बड़ा उसकी रेडियस r3 है। अच्छा, इन सब पे चार्जेस भी कुछ दिए गए हैं भाई, q1, q2, q3 है, छोटे वाले पर q1, उसके बाद q2, उसके बाद q3, तीन तरीके के तीन चार्जेस दिए गए, q1, q2, q3, ठीक है। देन उसके बाद क्या कहा जा रहा है भाई, आपसे कहा गया है B पर C, D, E, F, G, H पर आपको E और B बताना। बड़ा सवाल है, बट सवाल में दम नहीं है, सवाल बड़ा है, बस कॉन्सेप्ट दो बताऊंगा आपको, 2, 3, H, इसमें देखो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, F और D और H, ये 3 बताऊंगा, बाकी अपने आप से करेंगे, पकड़ लेंगे अपने आप से कर लेंगे, ठीक है। इन सभी पर आपको बताना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, और इन पॉइंट की डिस्टेंस भाई बेटा है, यहां से इसकी डिस्टेंस RB दी गई है, C की डिस्टेंस RC है, D की डिस्टेंस सेंटर से RD है, ऐसे ही E की RE, F की RF, H की RH दी गई, ठीक है। चलो सबसे पहले H बताओ। अब इस पॉइंट H को अगर ध्यान से देखो तो दिस पॉइंट H इज आउटसाइड फॉर द थर्ड शेल, सेकेंड शेल एज वेल एज फर्स्ट शेल, मानते हैं। देखो पहली सेल के लिए भी आउटसाइड, दूसरी सेल के लिए भी आउटसाइड और तीसरी सेल के लिए भी आउटसाइड, तो निकालें E at H। E at H क्या होगा भाई, सिंपल सा, किसी पॉइंट पर जो बाहर है, उस शेल के बाहर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, KQ by R, यानी K कितना चार्ज है, Q1 अपॉन, यहां से H की डिस्टेंस बेटा RH और इसका स्क्वायर, ये हो गया KQ by R स्क्वायर, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर पहले वाले शेल की वजह से, प्लस दूसरे वाले शेल की वजह से कितनी होगी, K कितना चार्ज है, Q2 अपॉन, दूसरे वाले शेल के लिए जो दूसरा वाला शेल है, इसके लिए भी तो यही मानोगे ना कि सारे डिस्टेंसेस कहां से मेजर होंगे, सेंटर से। दूसरे वाले शेल के ऊपर जो Q2 चार्ज, याद करो मैंने एक पॉइंट लिखवाया था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने कहा था कि अगर शेल के बाहर कोई पॉइंट है, आउटसाइड ऑफ द शेल अगर कोई पॉइंट है, देन दैट पॉइंट, फॉर दैट पॉइंट चार्ज इट बिहेव्स दैट द होल चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, यानी कि चार्जेस Q2 तो सरफेस पर है, लेकिन बिहेव कैसे करने लगते हैं कि Q2 कहां पहुंच गया, यहां, तो इस Q2 की डिस्टेंस यहां से इस H की कितनी होगी भाई, RH स्क्वायर के बराबर ही, तो RH के बराबर है स्क्वायर, यानी ये भी क्या होगा RH का, यही समझने वाली बात है बस, प्लस थर्ड शेल, ये देखो Q3 है, Q3 से ये H डिस्टेंस कितनी दूरी पर है, क्या मानोगे, ऐसा लगता नहीं कि पूरा का पूरा चार्ज Q3 कहां कंसंट्रेटेड है, सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, तभी KQ by R स्क्वायर आया था वो, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, Q3 अपॉन RH का स्क्वायर, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे पोटेंशियल बताना तो फट से चलो, पोटेंशियल एट H फॉर्मूला वही KQ by R, देखो पहले सेल के लिए भी आउटसाइड है, दूसरे सेल के लिए भी आउटसाइड है, तीसरे सेल के लिए भी आउटसाइड है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखें KQ1 by RH, KQ2 by RH प्लस KQ3 by RH, कोई कंफ्यूजन, देन एक पॉइंट हो गया पहला पॉइंट। अब और निकाले दूसरे के लिए, कहां कहा गया था, G पर, इस पॉइंट पर, देखो इसमें कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। अच्छा, ये G जो है, पॉइंट G पहले सेल के लिए बाहर है, दूसरे सेल के लिए भी बाहर है, लेकिन तीसरे सेल के सरफेस पर है, तीसरे सेल के सरफेस पर है, तो देखो कैसे लिखोगे, और निकाले E at G, तो पहली वाली शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, KQ1 अपॉन G की डिस्टेंस बेटा यहां से RG का स्क्वायर, पहले वाले शेल से RG का स्क्वायर, प्लस दूसरे वाले के लिए KQ2 और फिर डिस्टेंस भाई RG लोगे, क्योंकि दूसरा वाला Q2 भी कहां मानोगे, सेंटर पर है, तो यहां से G डिस्टेंस आउटसाइड ऑफ द सेल का फॉर्म लगाओगे RG स्क्वायर, प्लस तीसरे वाले के क्या होगा, तीसरे वाले सेल के सरफेस पर है, थर्ड सेल जिसकी रेडियस R3 है उसके सरफेस पर है, तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ by कैपिटल R स्क्वायर, यानी K चार्ज है Q3
और कैपिटल आर यानी कि रेडियस ऑफ द थर्ड स्फीयर का स्क्वायर। ये कहानी बदल जाएगी यहाँ पे, ठीक, इजी हो गया। ऐसे ही वीजी निकालना लो, तो पहले वाले सरफेस के लिए आउटसाइड है जी पॉइंट यानी के Q1 बाई आर जी, प्लस दूसरे वाले सरफेस के लिए भी बाहर है के Q2 बाई आर जी, लेकिन तीसरे सरफेस पर है, तो सरफेस पर फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई कैपिटल आर, के क्यू बाई कैपिटल आर, दैट इज रेडियस ऑफ द थर्ड स्फीयर। समझ आ गई कहानी? अब आप पकड़ लिए। एक और बता दूं, बस एफ पॉइंट और बता दूं, क्योंकि ऐसे ही फिर सिमेट्री रिपीट हो जाएगी। एफ पर कितना होगा, चलो ई एट एफ। अब देखो, क्या एफ पॉइंट पहले वाले शेल के लिए बाहर नहीं है, तो बाहर वाला फॉर्मूला लगाओ, के Q1 अपॉन एफ की डिस्टेंस सेंटर से आर एफ स्क्वायर। क्या एफ पॉइंट दूसरे वाले शेल के बाहर है, बिल्कुल बाहर है, यानी कि प्लस फिर वही बाहर वाला फॉर्मूला के Q2 अपॉन आर एफ का स्क्वायर, प्लस थर्ड सेल के लिए कहां है एफ, अंदर घुस गया। फॉर द थर्ड सेल दिस एफ पॉइंट इज इनसाइड ऑफ द सेल। अगर इनसाइड है तो इनसाइड ऑफ द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बेटा, 0 होती है। वैल्यू क्या आ गई, 0। पोटेंशियल बात करो, पोटेंशियल एट एफ क्या हो जाएगा, फिर वही पहली वाली सेल के लिए एफ पॉइंट बाहर यानी के Q1 बाई आर एफ, प्लस दूसरे वाले सेल के लिए भी पोटेंशियल पॉइंट एफ बाहर, तो के Q2 बाई आर एफ। और तीसरे वाले शेल के लिए तो पोटेंशियल एट एफ निकालोगे तो अंदर का पॉइंट हो गया, और किसी पॉइंट कोई स्फेरिकल शेल उसके अंदर पोटेंशियल कितना होता है, जितना उसके सरफेस पर होता है, यानी कि प्लस के Q3 अपॉन यहां क्या आएगा, तीसरे वाले शेल के सरफेस पर, यानी कि Q3 अपॉन R3 आ जाएगा। देन अंदर आ गया। ऐसे ई पे निकालो, निकलवाएं कर लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ई पर निकालोगे तो पहले वाले सेल के लिए बाहर कित पॉइंट है, तो के Q1 अपॉन आर ई स्क्वायर, प्लस दूसरे वाले सरफेस के सरफेस पर है दूसरे वाले शेल के, तो के Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर, इसकी रेडियस सेकंड वाले सेल पे कितनी थी, R2। अच्छा, तीसरे वाले के लिए तो अंदर हो गए, तीसरे सेल के लिए अंदर हो गए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, 0। पोटेंशियल एट ए निकालोगे तो पहले वाले सरफेस के लिए बाहर, पहले वाले शेल के लिए ई पॉइंट बाहर है तो आर ई, प्लस दूसरे वाले सरफेस के स्फीयर पर है, सरफेस पर है दूसरे शेल के, तो के Q2 अपॉन R2 हो जाएगा, प्लस तीसरे वाले शेल के लिए भी अंदर है, तीसरे वाले शेल के लिए भी अंदर है, तो इसके लिए भी वही जो तीसरे वाले सरफेस पर होगा, के Q3 अपॉन R3। ये आंसर आएगा। पहले वाले हमारी आ जाएगी, फिर R2 प्लस R3, ठीक। डी पर बात करो, ई एट डी पर बात करो तो पहले वाले शेल के लिए बाहर की तरफ है, यानी के Q1 अपॉन आर डी का स्क्वायर, प्लस दूसरी सेल के अंदर है तो दूसरी सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तीसरी सेल के लिए भी अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी डी पर, ठीक। तो केवल एक की वजह से आगे इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एट डी देखोगे तो पहले वाले सेल के लिए बाहर की तरफ पॉइंट है, यानी के Q1 अपॉन आर डी, दूसरी वाली सरफेस के लिए अंदर चला गया तो दूसरी सरफेस पर जितना पोटेंशियल होगा वही उसके अंदर भी होगा, यानी के Q2, और दूसरी सरफेस का रेडियस कितना था बेटा, कैपिटल R2, कैपिटल R2 उसके अंदर है, प्लस तीसरी सरफेस के लिए भी अंदर है, यानी के Q3 अपॉन R3 एंड सो ऑन। ऐसे ही आप सी के लिए निकालोगे, ऐसे ही बी के लिए निकाल सकते हैं, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं आते, बस ये थोड़ा सा आपको बना के रखना है, ठीक। तो डेरिवेशन जो इसका पढ़ा है ना, अगर डेरिवेशन छोड़ भी दोगे तो कोई इशू नहीं, सिर्फ एक कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स पे क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में, वो याद रखना कि अंदर बाहर कैसे क्या होता है, ठीक। इतनी बातों को पढ़ लीजिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका है इक्विपोटेंशियल सरफेस, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड, फॉर द कंपटीशन, फॉर एनी एग्जामिनेशन, दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट टॉपिक। इतनी बातों को पढ़ लीजिए, तब तक पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।